इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्याकांड को लेकर कोटा के स्वतंत्र पत्रकार धर्मबंधु आर्य का कहना है कि इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या जैसे जघन्य घटना ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। इस घटना की चर्चा कोटा शहर के लोगों के जुबान पर जोरों से चल रही है। कोटा के वकीलों ने इस हत्याकांड की कटु शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड के गिरफ्तार आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इसके लिए पूरे देश की जनता को सड़कों पर आवाज़ उठानी चाहिए। वकीलों ने कहा कि पारिवारिक बहस में इस तरह के बढ़ रही घटना पर रोकथाम लगना आवश्यक है। ये बात एडवोकेट लोकेश कुमार सैनी या एडवोकेट ज्योति गौड़ ने अपनी वाइट में कही। सैनी ने कहा कि परिवार में अधिकतर बच्चे रात भर मोबाइल में अनैतिक वीडियो देखते हैं और इसकी जिम्मेदारी सभी माता पिता की है। उन पर पाबंदी लगाए, अन्यथा आगे चल के वो बच्चे गलत रास्ते पे जाएंगे। परिवार में बच्चे बालिकाएं बिगड़ रही हैं, उनके संस्कार नहीं है। मोबाइल में अनैतिक मामले देखे जा रहे हैं। मोबाइल रात भर मोबाइल में बच्चे लगे रहते हैं। इसके लिए क्या परिवार के माता पिता भी दोषी है क्या इस मामले में? बिल्कुल, इसका जवाब आप खुद ही दे रहे हैं। ये सत्य है और सर्वविदित है और यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इसके लिए मैं पहले कह चुका आपसे कि बालक की प्राथमिक पाठशाला ही परिवार होती है। अगर उसको परिवार से अच्छे संस्कार और गुण नहीं मिलेंगे ना, तब तक वो व्यक्ति या वो बालक उच्च शिखर पर पहुंच ही नहीं सकता और एक अच्छा नागरिक जनता के लिए साबित नहीं हो सकता वो। इसलिए आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर किसी बच्चे के पास छोटी सी उम्र के अंदर आप मल्टीमीडिया फ़ोन देख रहे हो ना, तो ये आपके अभिभावकों की और माता पिता की गलती है। बालक को जब तक आप उसकी वास्तविकता अपने को आधार रखते हुए नहीं बताओगे, तब तक आपका परिवार सही रूप से संचालित नहीं हो सकता। यदि आप गरीब हैं, मध्यम वर्ग हैं, तो आपको उस बच्चे को एहसास कराना पड़ेगा कि बेटा या बेटी अपन गरीब परिवार से हैं या मध्यम परिवार से हैं, अपनी क्षमता इतनी नहीं है कि तुम आकाश में उड़ो। उसको धरातल पर चलने के लिए हमेशा कहो, और अगर वो धरातल पर चलेगा तो इस प्रकार के अपराध कभी नहीं होंगे। इंदौर में राजा रघुवंशी का जो मामला हुआ है, हत्याकांड हुआ है, उसके लिए पूरा देश ही झकझोर, देश उसने कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया और इस तरह के वारदात कर दी। ये बहुत बड़ी गंभीर है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल, ये वर्तमान में जिस दिन से घटना हुई है उसके बाद से ही पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा है और यहाँ तक कि मीडिया ने भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है और मीडिया के मार्फत ही लोगों में एक जागरूकता आई है कि इस प्रकार के क्राइम भी हो सकते हैं या होने लगे। लेकिन वकील साहब, मैं मानता हूं कि मीडिया ने इस मामले को उठाया और जनता को, देश को बताया, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे मामलों से कई पुरुषों में एक डर बैठ गया है। आने वाले जो अपने बच्चे हैं, जो आने वाली जो जनरेशन है, वो शादी के नाम से डर रही है। आज के टाइम में अगर देखा जाए, आप कोटा शहर को ही ले लें तो हर तीसरे घर में पति पत्नी विवाद है। इसका क्या कारण है? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक बेटी शादी होकर के दूसरे घर में जाती है तो उस बेटी को ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार से मेरा मायका था या जिस प्रकार से मेरा पीहर था, क्यों ना मैं इस परिवार को भी ऐसा ही समझूं। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। जिस तरह से अखबार हम भी पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल हम भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पुरुषों के प्रति कानून का झुकाव
बहुत कम है और महिलाओं के प्रति कानून ज़्यादा है, इससे भी कहीं ना कहीं अपराध को जन्म दिया जा रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि पुरुष और महिला जब बोला जा रहा है, सरकार बोलती है, कानून बोलता है कि महिला पुरुष एक समान है, तो सारे कानून महिलाओं के लिए बने हुए हैं, पुरुषों के हित में कोई कानून नहीं है। यहाँ अपन पारिवारिक न्यायालय भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी देखा जाता है कि पुरुष एक तरह से नीची गर्दन करके बैठा हुआ होता है और महिला अपना सब कुछ वहाँ पर जाहिर कर देती है और पुरुष के हित में कोई कानून नहीं है। कहाँ क्या कमी है? क्या सरकार को ऐसा कोई अभियोजन लाना चाहिए? सरकार को कोई ऐसा बिल लाना चाहिए कि जब दोनों को बेटा बेटे को एक समान माना गया है तो पति पत्नी में भी एक समानता होना आवश्यक होता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि भारतीय न्याय संहिता 2023 संशोधित कानून आया, इससे पहले भारतीय दंड संहिता थी। इसके अंदर एक दहेज प्रताड़ना की धारा होती थी 498 उसके अंदर जमानत के बारे में माननीय न्यायालय विचार करते थे कि इसको जमानत दें या नहीं दें। जब संशोधन हुआ तो ऐसे केसों के अंदर शीघ्र ही जमानत होने लगी, तो कहीं ना कहीं सरकारों ने इस विषय को माना कि जो दहेज प्रताड़ना के मामले न्यायालयों में आ रहे हैं वो 70% झूठे हैं। इसी प्रकार जैसा कि आपने बताया कि पुरुषों के विषय में भी कानून बनने चाहिए उनकी प्रतिरक्षा को लेकर के, लेकिन अभी हाल ही में आपने थोड़े दिन पहले देखा हो तो मीडिया ने भी बताया था, मुंबई में एक मैनेजर था, उस मैनेजर ने सुसाइड की और वो अपने वीडियो क्लिपिंग बनाते हुए ये कर के गया कहे भाई पुरुषों के लिए भी कुछ कानून बनाओ और पुरुषों की भी रक्षा करो। तो कहीं ना कहीं सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हैं, इस मामले में फेल्योर रही है, जिन्होंने तब से लेकर के आज दिन तक पुरुषों की प्रतिरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बनाया। ये स्वाभाविक है कि प्रताड़ित एक महिला ही नहीं होती, प्रताड़ित एक पुरुष भी हो सकता है, लेकिन पुरुष महिला की प्रताड़ना के लिए आपके पास कानून है, पुरुष की प्रताड़ना के लिए कानून नहीं है। तो इस प्रकार से पुरुषों के लिए एक प्रकार से ये भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जिसमें भी सुधार की बहुत संभावनाएं हैं और इस पर भी पार्लियामेंट को एक कानून, मैं तो कहता हूँ इसी कार्यकाल में बनाना चाहिए। शुभ नाम बताइए जी। बताइए कि आजकल लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिससे परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, जैसे कि एक महिला द्वारा अपने ही पति को ड्रम में बंद करके उसके टुकड़े कर देना। वहीं दूसरी अभी वर्तमान में एक घटना चल रही है सोनम की, जो राजा रघुवंशी जो इंदौर का था, उस घटना में उसी की पत्नी द्वारा अपने शूटरों, अपने बॉयफ्रेंड से उसकी हत्या करवाना। तो कहीं ना कहीं समाज में जो गलत मैसेज जा रहा है और इससे आने वाली जो अपनी जो जनरेशन है वो किस तरफ जा रही है, आखिर क्या कारण है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए अपने को किस तरह के प्रयास करने चाहिए ताकि हम किसी की बेटी को और किसी के बेटे को बचाने में सफल हो सके। सर, आज के परिवेश में कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स का तो है जो सही संस्कार अपने बच्चों के बीच में नहीं डाल रहे हैं, वो अपने समय को बचाने के लिए और बच्चे की जिद पूरी करने के लिए मोबाइल उनके हाथों में देते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, बस ये है कि बच्चा कहीं ना कहीं बिज़ी हो गया। मल्टीमीडिया मोबाइल यूज़ में कहाँ आ रहे हैं? पढ़ाई के लिए ज़रूरी है या कोई अन्य तथ्यों के लिए ज़रूरी है, जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह देखनी है या कुछ भी। आज के आधुनिक ज़माने में AI का ज़माना आ गया और नए गेम्स का ज़माना है कि भाई आप बैठे बैठे आप गेम्स खेल सकते हो। AI के थ्रू आप एक नई चीज़ें, नए साइटेशंस, नए तरीके के गेम्स वगैरह बनाना, मतलब इनोवेटेड चीज़ें करना, तो वो कहीं ना कहीं इसका भी एक रोल आ गया। चीज़ अच्छे के लिए बनाई गई, लेकिन उसको गलत तरीके से यूज़ में लेकर के, जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चला करके उसका दुरुपयोग करा गया है, जो बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं,
चाहे वो महिला है चाहे पुरुष हो, जरा सा फ्री टाइम हुआ उसको देखना जाए, उसका जो एक इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका ही मेन रीज़न आता है। दूसरा एक रीज़न ये भी आया कि हम जो पेरेंट्स हैं वो ये नहीं देखते बच्चे की इच्छा क्या है, बच्चे की ख्वाहिश क्या है। पर अगर बच्चा किसी और से प्रेम करता है, उससे चाहता है, तो पहले उस व्यक्ति से बात की जाए कि क्या वाकई में वो प्रेम है, क्या वो वाकई में लाइफ टाइम उसके साथ ज़िंदगी निभाना चाहता है। वहाँ वो बात ना कर करके हम ये कहते हैं अरे समाज में हमारी बदनामी हो जाए, किसी और की फोटोज लगाई जाती हैं। तो ये एक तरीके से साइबर क्राइम भी है, और उस साइबर क्राइम के तहत जो कानून बनाया गया उस पर सख्ती से लागू होना चाहिए। वो कार्रवाई आज भी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि पुलिस प्रशासन को साइबर क्राइम से संबंधित कार्रवाई करने के लिए अभी तक ट्रेंड नहीं किया गया। बहुत सारे केसेस हैं सर जो साइबर क्राइम के चल रहे हैं, लेकिन पुलिस उसको FIR दर्ज करती है, FIR लगा के धर देती है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करती। जब इन चीज़ों पर जब कार्रवाई होना चालू होएंगी ना, तो अपने आप ये जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं ये बंद हो जाएंगी अपने आप। सबसे पहले तो आप YouTube और इंस्टाग्राम और FB पे रोक लगाएं, जो इस तरीके की बात करते हैं कि अगर आप सब्सक्राइब कराएंगे या आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो आपकी जेब भरेगी, आप उतने ही कम अमीर बनते जाओगे, कम समय में ज़्यादा अमीर बनिए। ये जो चीज़ होती है ना, इसको देख के हर व्यक्ति लेकिन इसका जो दुरुपयोग हो रहा है तो कहीं ना कहीं आज मेरी आईडी है तो मेरी आईडी को सार्वजनिक मंच पे क्यों डालूं, क्योंकि उस पर क्यों नहीं कि ऐसा मैं पासवर्ड डालूं जिससे अन्य कोई व्यक्ति खोल नहीं सके। क्योंकि ऐसे मामले राजस्थान में भी आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी आ चुके हैं, महाराष्ट्र में भी आ चुके हैं, और कई बार साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है इसने सभी को अलर्ट भी किया हुआ है कि आपकी पॉलिसी को आप लीक ना करें, क्योंकि आपके चेहरे का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो सकता है। जी ऑफकोर्स सर, उसमें जो पासवर्ड है हर किसी को नहीं मालूम है किस तरीके से उसमें पासवर्ड डालते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि हम लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएं कि जो कानून बना है या जो सरकार ने एक व्यक्ति के लिए एक नए नियम जारी करे हैं उसको हर व्यक्ति तक पहुँचे। उसके लिए हम खुद को जागरूक करेंगे तभी तो हम दूसरों को जागरूक करेंगे। तो हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए जगह जगह, जहाँ पर कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर जाकर के उनको अवेयर करें। मानवाधिकार आयोग को भी उसमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए कि वो अपनी अपनी टीम के साथ जाकर के करें। कई संस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन वो संस्थाएं भी क्या कर रही हैं, ऊपरी काम। लेकिन उनको अगर गवर्नमेंट ये बाध्य कर दे कि आपकी संस्था को हम तब जाकर के फंड देंगे जब आप वाकई में उनके सुधार कार्य के लिए वर्किंग करेंगे, और करते हुए हमें वो जो कानून है उसको यूज़ में लिया जाएगा और उन वारदातों में कमी आएगी। जैसे ये चीज़ आएगी, अपना वो संस्थाएं अवेयरनेस वर्किंग करेंगी, लोगों के बीच में जाएंगी, उनको जागरूक करेंगी, तो कहीं ना कहीं हम आपस में भी इस तरीके की बात करके उनको जागरूक करके इसकी कमी को ला सकते हैं। अगर हमें मालूम है कि किस तरीके से पासवर्ड लग सकता है ताकि हमारी आईडी को यूज़ में न ले सके, हमारे पासवर्ड का कहीं ओपन नहीं हो सके, तो हम अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी उसको यूज़ में लें। जब एक से दूसरे से तीसरे को देंगे तो अपने आप ये चीज़ें कम होती चली जाएंगी। और कानून को सख्ती से पालन के लिए सबसे बड़ी बात है सरकार इसके ऊपर दबाव बनाए, पुलिस पे भी, पुलिस प्रशासन पे भी। नहीं तो सर भ्रष्टाचार इतनी बड़ी चीज़ है कि चाहे वो पुलिस हो चाहे सरकार हो, हर तरीके से बढ़ करके इस कार्रवाइयों को, इन वारदातों को दबा देता है FIR लगा कर। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम ज्योति गौड़ है, मैं एडवोकेट हूँ कोटा राजस्थान से।